नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएलएस इंटरनेशनल का स्टॉक रिव्यू करेंगे। बीएलएस इंटरनेशनल को मैंने अपने पोर्टफोलियो में अक्टूबर 2024 में ऐड किया था और आफ्टर एडिंग द कंपनी और बाइंग शेयर्स ऑफ दिस कंपनी मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में इस कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस किया था और उसका वीडियो मैंने चैनल पे डाला था। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। जब भी आपको वक्त मिले वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी इन डेप्थ इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया, इसका बिजनेस मॉडल का एनालिसिस किया, इसके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के बारे में बहुत कुछ मैंने कहा है, राइट। तो the objective of today's video is to kind of revisit my rationale of investing in this company 7 months back, which I did, right? और इस कंपनी के Q3 results आए हैं 12th of February को, तो एक तरह से Q3 results भी एक तरह से देख लेते हैं and we can get a good hang of what this company could be in the next 3 to 4 years, right? तो इस कंपनी को जब मैंने ऐड किया था, the objective was long term investment. मैं नॉर्मली जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, आई नॉर्मली इन्वेस्ट फॉर 3 to 4 years। तो जब मैंने इसमें पैसे लगाए थे तो एक्सपेक्टेशन वाज दैट आई वुड होल्ड दिस कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 3 to 4 years, एंड इवन टुडे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई कुड होल्ड दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, राइट। मैं नॉर्मली कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में या फिर स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता हूँ। नॉर्मली मैं सिक्लिकल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल लगता है सिक्लिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट। एंट्री एग्जिट टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे, राइट। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स मुझे सेफ लगते हैं, सिक्योर्ड लगते हैं, राइट। एक प्रिडिक्टेबिलिटी रखती है उनके ग्रोथ में। दैट्स व्हाई आई लुक एट कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स और कंपाउंडर्स विच आर स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है। इसके चार्ट से काफ़ी क्लियर कट समझ में आ जाता है, राइट। सो इफ यू लुक एट द प्राइस ऑफ द स्टॉक इन द लास्ट 5 years, it becomes pretty evident for us that this company grew in a very structural manner, right? कोई cyclicality ज़्यादा कुछ दिखी नहीं है, right? And even if you look at the EPS of the company, right, in the last 5 years, the EPS grew in a very structural manner as well. कोई cyclicality दिखी नहीं है इस कंपनी में, right? तो ये कंपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को बिलोंग करती है, राइट। इट बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। एंड जो वीज़ा सर्विसेज, वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज जो होते हैं उस सेक्टर को बिलोंग करती है। इट्स अ फेयरली नीश सेक्टर। तो जो काउंसलेट्स होते हैं, फॉरेन ऑफिसेस होते हैं, दे वांट टू डू द कोर वर्क अराउंड वीज़ा प्रोसेसिंग, विच इज़ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द वीज़ाज। बट उसके अलावा बहुत सारा नॉन कोर काम होता है, डेटा का, डेटा इंस्पेक्शन का, ड्यू डिलिजेंस का, बायोमेट्रिक्स का। तो वो आउटसोर्स कर देते हैं वो लोग बीएलएस इंटरनेशनल जैसे कंपनीज को, राइट। तो मुझे एक चीज़ जो बढ़िया लगी इस कंपनी के बारे में वो ये थी कि it belonged to a niche sector, a sector which is 20-25 years old, a sector which has very strong barriers to entry. It's a fairly concentrated sector. जो top 3 players है internationally, they take 90% of the kind of market share. So it's a fairly concentrated sector. Barriers to entry बहुत कम है, क्योंकि आप काउंसलेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपका ब्रांड रेपुटेशन, आपकी स्टैंडिंग इन द मार्केट बहुत मैटर करता है। तो कोई भी नया प्लेयर उठकर इस सेक्टर में एंट्री नहीं ले सकता है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा कि इट बिलोंग टू अ नीश सेक्टर विच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है। टॉप 3 प्लेयर्स टेक 90% ऑफ द मार्केट शेयर। टॉप प्लेयर टेक्स अराउंड 55% ऑफ द मार्केट शेयर। वीएफएस ग्लोबल अगर आपने नाम सुना होगा, इट टेक्स 55% ऑफ द मार्केट शेयर। दिस कंपनी सेकेंड, इट टेक्स अराउंड 12% ऑफ द मार्केट शेयर ग्लोबली। एंड फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री नहीं है, and काफ़ी underpenetrated sector है, right? So even if you look at the visa that were processed by outsourced companies or visa processing companies in 2024, the number was around 20%, right? तो बहुत ज़्यादा scope है, एक underpenetrated sector है, it could grow leaps and bounds in the next 5 to 7 years, right? तो ये मेरी एक understanding थी, एक larger understanding थी sector की, और मुझे लगा कि I need to kind of research this company more, right? तो ये international tourism and travel में जैसे मैंने बताया, ये सेक्टर, ये थीम है। इट्स अ डिस्क्रिशनरी सेक्टर, राइट। इंटरनेशनल टूरिज्म की अगर आप बात करें तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल रहा है पिछले 20 सालों में, इट हैज़ बीन ग्रोइंग एट 5% ईयर ऑन ईयर, एंड इट इज़ प्रेडिक्टेड टू ग्रो एट 5% ईयर ऑन ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 years एज वेल। तो काफ़ी एक सस्टेन्ड ग्रोथ है ट्रैवल इंडस्ट्री का, राइट। तो जब मैं इस कंपनी के सेल्स
ग्रोथ देख रहा था तो नॉर्मली आई लुक एट कंपनीज विच हैव अ सेल्स ग्रोथ ऑफ मोर देन 25%। तो इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% से ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट इसका सेल्स ग्रोथ कुछ पिछले एक साल का कुछ 12% 16% है इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, राइट। तो अगर सेक्टर जो है वो अगर 5% से ग्रो हो रहा है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कंपनीज इन दैट सेक्टर विच वुड ग्रो एट 5x 7x 10x काइंड ऑफ अ ग्रोथ। सो नॉर्मली यू वुड सी 2x 2.5x ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। तो अगर सेक्टर 5% से ग्रो हो रहा है तो नॉर्मली कंपनीज मार्केट लीडर्स जो होते हैं उस सेक्टर में दे वुड ग्रो एट अराउंड 12% 15% मैक्स। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ BLS इंटरनेशनल का 16% है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इस कंपनी को 25% सेल्स ग्रोथ से ग्रो करे ये, राइट। भले इसका पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ 52% है, दिस वाज प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ द पेंट अप डिमांड आफ्टर कोविड। तो कोविड के जब ताले खुले तो उसके बाद लोगों ने भरपूर ट्रैवल किया, तो वो कैप्चर हुआ है इस 52% में। बट अगर आप एक सही नंबर देखे सेल्स ग्रोथ का तो इट केम टू 16% विच इज द एवरेज 5 year सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, राइट। तो सेक्टर अगर 5% से ग्रो हो रहा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 25% सेल्स ग्रोथ। तो ये मेरी एक रैशनल एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी से कि इट विल नॉट ग्रो मोर देन 25%, राइट। तो सेल्स ग्रोथ इज नॉट मोर देन 25%। तो मैंने प्रॉफिट ग्रोथ देखा, EPS ग्रोथ देखा। तो EPS ग्रोथ अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखो पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ 60% है। तो नॉर्मली मेरा फिल्टर होता है 25% EPS ग्रोथ का, तो वो इस फिल्टर पे काफ़ी खरी उतरी है कंपनी। अगर आप पिछले 3 साल का भी प्रॉफिट ग्रोथ देखो, फैक्टर इन व्हाटएवर हैपेंड इन कोविड एंड आफ्टर कोविड, द पेंट अप डिमांड आफ्टर कोविड 84% का है। And if you have to look at a more rational, realistic number, then the profit growth is 33%, right? So looking at the profit growth and the sales growth, especially the profit growth, I thought that this would be a decent company. The fact that it is a consistent compounder, it is a structural growth company, कोई cyclicality नहीं है। कोविड जैसा इवेंट बहुत रेयरली आता है। कोविड में ऑब्वियसली ट्रैवल ठुक गया था तो उसकी वजह से एक मेजर ड्रॉडाउन हुआ था इस कंपनी और बाकी जो ट्रैवल स्पेस में कंपनीज है उनमें। बट एक्सेप्ट फॉर ब्लैक स्वान इवेंट, आई डोंट थिंक सो अ लॉट ऑफ प्रेशर वुड बी देयर ऑन द EPS ग्रोथ और फॉर दैट इंस्टेंस द सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी, राइट। दूसरा जो मेट्रिक मैं नॉर्मली देखता हूँ वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। तो अगर आप ROC देखें इस कंपनी का तो ROC इज अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक। तो आप 5 years 7 years 10 years का ROC देखते हैं, ROE देखते हैं। यू शुड नॉट लुक एट 1 year 2 year ROC ROE, right? ROC, ROE are long-term sustainable metric. तो ROC is your long-term profitability metric. तो मतलब अगर मैनेजमेंट ने 100 रुपीज़ अगर इस बिजनेस के ग्रोथ में लगाए हैं तो बिजनेस को 23% का प्रॉफिट हुआ है साल दर साल, विच आई थिंक इज अ डिसेंट ROC. A very good ROC is 25%, a decent ROC is 20%. So I would categorize this as a fairly decent, a very good kind of an ROC of 23%. अगर आप इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें पिछले 5 साल का, वो भी 25% है। 25% इज़ अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपीज़ इस बिजनेस में लगाया है तो 25% का प्रॉफिट हुआ है उसको साल दर साल, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर कुड अर्न, राइट। तो return of equity tells you about the consistency of returns that you can expect from the company, right? और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ज़्यादा गैप नहीं है। सो इफ मनी इज गेटिंग ट्रिकल्ड इनटू द बिजनेस at a pace of 23%, it is coming to the investor at a pace of around 25%, right? So एक trickle down effect काफ़ी अच्छा है इस कंपनी में। तो बिजनेस भी पैसा कमा रहा है और उसमें जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है वो भी इसमें पैसा कमा रहा है, राइट। द अदर थिंग विच आई लुक एट इज the kind of, in order to return on equity और return on capital employed, तो आपको सस्टेनेबिलिटी बताते हैं बिजनेस की, बट आपको बिजनेस की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी एक तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी है और मुझे चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ, राइट। सो if you look at the return of equity and sales growth for the last 5 years, it is very important for the ROE to be more than the sales growth in the last 5 years is one of the parameters that I have. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले 5 साल में कंपनी जो है 16% सेल्स ग्रोथ से ग्रो हुई है और उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% है। मतलब बिजनेस ने करीबन 25% से पैसा बनाया है और 16% इज द लागत और इज द money that got utilized in growing the business, right? So it is very important to have the return on equity more than the कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे जो डेल्टा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेल्टा है, ये 25% इज मोर देन 16%। क्योंकि आप एक तरह से समझिए कि
योर सैलरी इज़ 1 लाख रुपीज़, आप घर में पैसा 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, बट आपके खर्चे जो है वो 1.5 लाख रुपए के हैं। तो फिर वो 50,000 जो एक्स्ट्रा है उसका आप कहाँ से बंदोबस्त करोगे? आपको किसी से मांगने पड़ेंगे, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, सगे संबंधियों से लोन लेना पड़ेंगे, उधार लेना पड़ेगा, राइट? उसी प्रकार कंपनीज में आरओई अगर 25% होता है और लेट्स से सेल्स ग्रोथ 45% होता है, तो वो 20% का जो डेल्टा है वो अकम्प्लिश होता है डेट से या फिर इक्विटी डाइल्यूशन से। तो कंपनी हैज़ टू काइंड ऑफ गो टू एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फंडिंग टू काइंड ऑफ, और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ कैपिटल टू गेट दैट फंडिंग। तो इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। तो एक तरह से समझिए कि सैलरी यहाँ पे 1.5 लाख रुपए है और अपना लाइफस्टाइल सस्टेन करने का खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए है। तो 1.5 लाख मतलब 25% इज 1.5 लाख एंड 16% इज 1 लाख, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, राइट? तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ कैपिटल की कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, राइट? So another very important metric that I look at is CFO to EBITDA, and I would really want the company that I'm investing in to have a CFO to EBITDA of more than 0.8%. Why CFO to EBITDA is so important? Because CFO to EBITDA एक तरह से it tells you about the strength in the business model. तो अगर आप इस कंपनी का CFO to EBITDA देखोगे, it's 0.9. इसका मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी सक्सेसफुली अपने रिसीवेबल्स पे काम कर रही है, या फिर जो कलेक्शंस होते हैं कंपनी के वो काफ़ी अच्छी तरह से होते हैं अपने कस्टमर्स के पास। तो द वे इट वर्क्स इज, जो काउंसलेट्स होते हैं वो लोग जो नॉन कोर काम है, जो वीज़ा प्रोसेसिंग का काम है, वो BLS जैसे कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं। लेट्स से मुझे किसी देश में ट्रैवल करना है, टूरिज्म करना है, या फिर आई वांट टू गो फॉर एजुकेशन टू सर्टन कंट्री, so I would require the visa for that country. So what I would do is I would approach VFS Global or BLS International in this case, and BLS International पूरा मेरा visa processing का काम करेंगे. They will charge me, let's say, $70 for it. So they will take $70 from me, before they kind of pass on that $70 or cut off that $70 to the consulates for which they are working, right? तो एक तरह से जब आप एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे काम करते हो, जब आप पैसा पहले लेते हो अपने कस्टमर्स के पास से और अपने वेंडर्स को बाद में पे करते हो, देन यू आर वर्किंग ऑन अ फ्लोट। बहुत सारे B2B कंपनीज का इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, जिसकी वजह से उनका जो शॉर्ट टर्म डेट या फिर वर्किंग कैपिटल डेट जो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप इस कंपनी का देखोगे, CFO to EBITDA 0.9 है और इसका जो वर्किंग कैपिटल डेट है या फिर शॉर्ट टर्म डेट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो इफ़ यू लुक एट द शॉर्ट टर्म डेट ओवर हियर, it is almost zero. So if you're working on a negative working capital cycle, then it means that you have fairly decent bargaining power with your customer. A lot of B2C companies work on negative working capital cycle and they have fairly strong bargaining power with their customer. Another metric which is very important to understand is the net profitability margin. तो इस कंपनी, बहुत रेयरली ऐसे कंपनीज मिलते हैं जिनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 10% से ज़्यादा है। मतलब अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 10% से ज़्यादा है तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी हैंडसम होंगे, राइट? तो अगर इस कंपनी के अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे पिछले 10 साल के, तो वो काफ़ी सुंदर तरीके से एक्सपैंड हो रहे हैं, राइट? तो the operating profit margins, they started around 7% in 2015, and if you look at March 2024, the operating profit margins are at 21%. But if you look at the operating profit margins for the last 3 to 4 quarters, they have surpassed 30%, right? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इस कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिटेबिलिटी इसकी अराउंड ऑलमोस्ट 19% की नेट प्रॉफिटेबिलिटी है। इफ़ आई हैव टू काइंड ऑफ लुक एट द 2024 नंबर्स, राइट? तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज़ 19% एंड गोइंग अहेड द नेट प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी मोर देन 20%, राइट? तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कर रही है कंपनी? बिकॉज ऑफ, what are the reasons why the margins of this company have so much resilience in them, right? तो कंपनी, दो बिजनेसेस है कंपनी के, जैसे मैंने कहा कि एक इंटरनेशनल बिजनेस है जो वीज़ा प्रोसेसिंग का है, एंड दूसरा है एक इंडियन बिजनेस है जो G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर काइंड ऑफ बिजनेस है। तो पिछले 10 साल में जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स खुले हैं वो डिजिटली तो नहीं खुले, बहुत सारा एक ग्रास रूट पे एफर्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये अकाउंट्स खुले हैं रूरल इंडिया में, सेमी अर्बन इंडिया में, राइट? तो it is because of companies like BLS International who worked very closely with the government, these accounts kind of became active, and so many people were onboarded digitally on these platforms, right? So in this business, the India business or the
government to consumer business, the margins of this company are around 4.5 to 5%. और बहुत सारे acquisitions company कर रही है इस space में, right? And the contribution to top line from the India business is around 20%, right? तो 20% एक तरह से आपका जो G2C efforts हो रहे, G2C services पे जो company काम करती है, that contribute 20% to the top line, and the margins are around 4.5 to 5%. But जो international business है, जो visa processing business है, उसका जो margin है वो करीबन 20 to 22% का है. और इस पे एक चीज़ हुई है कि बहुत रिसेंटली पिछले 9 महीनों में करीबन 1000 करोड़ के एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं, जिसके वजह से ऐसे एक्विजिशंस किए हैं जिनके, जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन इन्वेस्ट नाम की एक कंपनी है, मिडिल ईस्ट की कंपनी है, इस कंपनी को अक्वायर किया और बेसिकली ये कंपनी जो है वो डुअल सिटीजनशिप्स पे काम करती है. तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जिसमें HNI, अल्ट्रा HNI को ना टैक्सेस बहुत देने पड़ते हैं. तो जो ये HNIs, अल्ट्रा HNIs होते हैं, वो लोग अपना सिटीजनशिप दूसरे कंट्रीज में एक तरह से शिफ्ट करते हैं या फिर डुअल सिटीजनशिप रखते हैं ताकि वो टैक्सेस को कहीं ना कहीं इवेट कर सके. तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद इतना ज़्यादा लिक्विडिटी आया सिस्टम में. तो देयर वर मेनी इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स हु मेड अ लॉट ऑफ मनी इन द बिजनेसेस और द वेंचर्स दैट दे हैड, and these people became the HNIs and the ultra HNIs. And in order to kind of save on the taxes, a citizenship kind of venture became very instrumental and helpful for these people who had amassed a lot of wealth in the last 4 to 5 years, right? तो इस कंपनी को अक्वायर किया है, right? आई डेटा नाम की एक टर्की बेस्ड कंपनी को अक्वायर किया है जिसके ऑपरेशंस बहुत स्ट्रांग है यूरोप में. वीज़ा प्रोसेसिंग ही करती है वो कंपनी, बट उसके जो ऑपरेशंस हैं यूरोप में बहुत स्ट्रांग है. PLS इंटरनेशनल के ऑपरेशंस जो है वो एशिया पैसिफिक में या फिर मिडिल ईस्ट में बहुत स्ट्रांग है. तो दे वांटेड अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर इन यूरोप, राइट? सो दैट्स वेयर दे एक्वायर्ड दिस कंपनी 6 months बैक. तो ये जो कंपनीज जब एक तरह से ऑनबोर्ड होगी, इंटरनेशनल कंपनीज जो ऑनबोर्ड होगी, इनके जो मार्जिन्स है दीज आर लाइक 35-40% प्लस. तो जो इंडियन कंपनीज जिनको अक्वायर किया है इन्होंने, द मार्जिन्स आर एट 4.5%, 5%, बट द इंटरनेशनल कंपनीज दैट दे एक्वायर्ड, द मार्जिन्स आर एट 35%, 40% प्लस, राइट? तो इंडियन कंपनीज को फिर अक्वायर या फिर इंडियन वेंचर्स को अक्वायर क्यों किया? क्योंकि इंडियन वेंचर्स विल गिव यू वॉल्यूम ग्रोथ एंड द इंटरनेशनल वेंचर्स विच गॉट ऑनबोर्डेड विल गिव यू मार्जिन ग्रोथ. तो करीबन जो ब्लेंडेड ग्रोथ दिख रहा है इसकी वजह से 31% का एक ब्लेंडेड काइंड ऑफ मार्जिन दिख रहा है इस क्वार्टर का, प्रीवियस क्वार्टर का, जो कि 21% था. सो ऑल द इंटीग्रेशंस दैट हैपेंड इंटरनेशनली एज वेल एज इन इंडिया, दे हैव गॉट फैक्टर्ड इन एंड द ब्लेंडेड मार्जिन looks at around 30-31%, right? So the net profitability, we were talking about the net profitability rarely companies के 10% से ज़्यादा होता है. इस कंपनी का तो 19% है net profitability मार्च 2024 का, and I think मार्च 2025 का net profitability 25% प्लस होने वाला है, right? इस कंपनी को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे इसका जो री इन्वेस्टमेंट रेट, नॉर्मली आप स्मॉल कैप्स में जब इन्वेस्ट करते हो तो यू वांट कंपनीज विच हैव अ री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ एटलीस्ट 120 इफ नॉट 170 और 150, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज फास्टर ग्रोथ करते हैं, या यू एक्सपेक्ट स्मॉल कैप कंपनीज टू मेक wealth grow faster, right? तो इस कंपनी का जो री इन्वेस्टमेंट रेट मुझे सिर्फ 22% दिखा, ड्यू टू विच at one point of time I thought that I should not invest in this company. But जो पिछले एक साल में जो इन्होंने mergers and acquisitions किए, जो inorganic growth किए, करीबन 1000 करोड़ करके इन्वेस्ट जो की है, वो इस 22% में कहीं ना कहीं फैक्टर इन नहीं हो रहा है. So that would get factored in somewhere March 2025 numbers when we analyze, right? The complete year, पूरे साल का जब हम numbers analyze करेंगे वो कहीं ना कहीं फैक्टर होगा, राइट? सो at one point of time I decided to not invest in this company because it was not reinvesting in its own business. Free cash flow इसका 1000 से ज़्यादा है. तो ऐसा लग रहा था कि यार सारा जो भी कैश कमा रही है कंपनी, कैश कलेक्ट भी कर रही है अच्छे से, वो कमा रही है, वो अपने बिजनेस में ही रख रही है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर रही है और डिविडेंड भी नहीं दे रही है. डिविडेंड भी 0.28% है. बट पिछले 3 क्वार्टर्स में इस कंपनी ने करीबन 1000 करोड़ के एक्विजिशंस किए और अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से री इन्वेस्ट किया, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी. इस कंपनी का जो इंस्टीट्यूशनल स्टेक है वो भी 20% से ज़्यादा है. सो आई नॉर्मली प्रेफर कंपनीज विच आर हिडन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अगर एक बार इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, FIIs, DIIs आ जाते हैं, तो फिर हर किसी को पता चलता है और हर कोई पैसा लगा देता है और स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चले जाता है, राइट? तो if you look at the FII stake in this company, it's around 11%. If you look at DII stake, it's 1.36%. So normally I look at FII, DII stake or institutional stake, which is less than 20% or 15%, frankly speaking, right? So
these were some of the reasons why I invested in this company, right? अगर आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी देखो पिछले एक साल में, राइट, ईपीएस ग्रोथ इस कंपनी में करीबन 151% का हुआ है, बट स्टॉक प्राइस है इट जस्ट वेंट डाउन बाय 5%. तो यू डू नॉट सी अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी कमिंग इनटू दिस कंपनी. तो एक तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस कंपनी के बारे में. सो whatever growth that happened in the stock price, actually there is no growth that happened in the stock price. There is degrowth that has happened in the stock price, but whatever action that happened in the stock price, it is because of earnings. तो एक वक्त में ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, तो आई इन्वेस्टेड दिस कंपनी समवेयर इन October 2024, somewhere at these levels, right? करीबन 350 360 का मेरा प्राइस था जब मैंने इसको इन्वेस्ट किया था. So the stock went up to around 500 and now it is trading at around 350 360 levels again, right? तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो तो चेंज नहीं हुए. इनका जो Q3 का रिजल्ट है वो काफ़ी डिसेंट रिजल्ट है, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस रिजल्ट है. सेल्स ग्रोथ 17% का हुआ है. तो जो इंडिया बिजनेस के जो एक्विजिशंस हुए हैं, द कंपनी हैज़ अक्वायर्ड ऑल दीज G2C businesses और द इंडियन वेंचर्स इट हैज़ अक्वायर्ड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सेल्स ग्रोथ अच्छा देंगे कंपनी को, 20% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ देंगे, और जो इंटरनेशनल वेंचर्स है वो अच्छा काइंड ऑफ मार्जिन ग्रोथ देंगे. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 17% हुआ है year on year. EBITDA has increased by around 80%. PAT growth is 47% and EPS growth is around 42%. So these are fairly good numbers. As mentioned before, कंपनी करीबन 1000 crore के mergers and acquisitions किए पिछले 9 महीनों में, and डेट भी कुछ दिखा है कंपनी के बैलेंस शीट में. सो इफ आई जस्ट शो यू द बैलेंस शीट एज वेल. तो कंपनी ने इंटरनल कैश अक्रूवल्स तो यूज़ किए अपने एक्विजिशंस के लिए, बट कुछ हल्का सा डेट भी लिया है, राइट? सितंबर 2024 में 229 करोड़ का डेट दिख रहा है यहाँ पे. सो दिस कंपनी लुक्स लाइक अ फेयरली डिसेंट कंपनी. इसके फंडामेंटल्स काफ़ी इंटैक्ट है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, तो वैल्यूएशंस पे हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया. सो करंट पी इज़ अराउंड 33. मैंने जब ख़रीदा था तो उसका पी अराउंड 39 था. मीडियन पी इज़ 37, 5 ईयर मीडियन पी इज़ 37, 10 ईयर मीडियन पी इज़ अराउंड 31. तो एक तरह से लास्ट 10 ईयर्स का मीडियन पी जो है उस पर एक तरह से आ चुका है, 33 पे आ चुका है. आई थिंक it's a fairly decent company. Man, in the next couple of months, I will do further sips into this company, and I will increase the stake of this company in my portfolio, right? So this was a brief about BLS International. Hope you liked this stock review. If you have, please like and share it, and please follow this channel for more such company reviews, stock reviews. This is not a stock recommendation, guys. Please do your own research before you invest in the stock.